हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो आज जो हमारी रैपिड फायर सीरीज चल रही है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की, उसमें आज ये दूसरी क्लास है दोस्तों। इसमें हम जानेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार्य एवं पदार्थों के संचरण के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जितने भी पूर्व परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उनका समावेश हमने इन सीरीज के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज ये दूसरी श्रृंखला होने वाली है। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे पहला प्रश्न, वह प्राकृतिक प्रदेश जिसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यूपीपीसीएस 2019 में ये पूछा गया है। तो वो कौन सा होगा? बड़े शिकारों की भूमि उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेशों को कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय सवाना घास के मैदान के नाम से भी इसे जानते हैं। सूडान भी इसको कहते हैं। तो दोस्तों, जब भी यदि बात करें बड़े शिकारों की भूमि, तो वहां पे आपका आंसर होगा उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्यों कहा जाता है ये बड़े शिकारों की भूमि? क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे पेड़ होते हैं, घास के मैदान पाए जाते हैं। तो वहां पे जो शिकार है करने की वो है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा जीव होते हैं, इसलिए यहाँ पे बड़ों शिकारों की भूमि कहा जाता है दोस्तों। चलिए अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैव पारिस्थितिकी सबसे समृद्ध है कहाँ है? जैव पारिस्थितिकी जो है वो आपकी सबसे समृद्ध कहाँ है? ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही सबसे ज्यादा समृद्ध है। इसका रीजन यही है कि वहां पे जीव जंतु ज्यादा पाए जाते हैं बहुत मात्रा में, और वहां पे वनस्पति पेड़ पौधे वगैरह सब कुछ पाया जाता है। तो जैव पारिस्थितिकी सबसे ज्यादा समृद्ध कहाँ है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। आगे बात करें पारितंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक घटक हैं। कौन है उत्पादक दोस्तों? तो उत्पादक जो होते हैं वो हरे पौधे होते हैं, और उपभोक्ता जो होते हैं जो इनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं हरे पौधों से, उनको उपभोक्ता कहते हैं। तो पारितंत्र में जो जैविक घटक में उत्पादक हैं वो क्या है? हरे पौधे हैं। आगे बात करें अगले प्रश्न की तरफ। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न। तो ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है आपका सौर ऊर्जा है दोस्तों। एक एक दोस्तों वन लाइनर जो प्रश्न है वो देखेंगे आपकी कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखते रहें दोस्तों, जिससे आपका ईवीएस से बनने वाले सभी प्रश्न यहाँ से आपको कवर हो जाएंगे दोस्तों। एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, चाहे आप तैयारी कर रहे हो यूपी टेट, सी टेट या केवीएस एग्जाम की, डी ट्रिपल एस बी या यूपी पुलिस एग्जाम हुआ या एसएससी सीजीएल वगैरह, इन सब की जहां भी पर्यावरण से संबंधित प्रश्न आते हैं यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव क्या है? खाद्य श्रृंखला में, खाद्य श्रृंखला मतलब फूड चेन में मानव क्या है? प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता कह सकते हैं मानव को। प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता दोनों ही है खाद्य श्रृंखला में मानव। बात करें अगले प्रश्न की। पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है किसको? सर्वाहारी को। सर्वाहारी को प्राप्त है जो उच्चतम पोषण स्तर है। तो मनुष्य क्या है आपका? सर्वाहारी है। आप याद रखेंगे, पूछ ले जाएगा कि मनुष्य क्या है, शाकाहारी है या मांसाहारी है या सर्वाहारी है। तो मनुष्य आपका सर्वाहारी के अंतर्गत आता है, आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पारिस्थितिक तंत्र में जैव तथा अजैव जगतों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, उसको वियोचक कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, 2017 में पूछा गया है ये। आगे बात करें जलीय पर्यावरण में डीडीटी सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला का स्तर अनुक्रम में बढ़ता है। तो जलपात, घोंगा और मछली और पक्षी, ये इसका अनुक्रम है, इसे भी आप याद रखें। अगले प्रश्न की तरफ बात करें। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में जो तत्वों का चक्रण होता है उसे क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। उसे जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं तत्व के चक्रण को। आगे बात करें सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या क्या है? ऑक्सीजन चक्र में है। जो सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन से चक्र में है? वो आपके ऑक्सीजन चक्र में है दोस्तों। कई चक्र होते हैं जैसे सल्फर चक्र, कार्बन डाइऑक्साइड चक्र, नाइट्रोजन चक्र, उसी तरह के ऑक्सीजन चक्र होता है जिसमें सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करें। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है। कैसा होता है? पारिस्थितिक
बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों। जो पारिस्थितिकी तंत्र है आपका, उसमें ऊर्जा का जो पिरामिड होता है, वो कैसा होता है ऊर्जा का पिरामिड? आप याद रखेंगे इसे, सीधा होता है दोस्तों, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो पिरामिड होता है, वो बिल्कुल सीधा होता है। इसे आप याद रखेंगे, बार बार परीक्षाओं में यह पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कौन करता है? सौर ऊर्जा को किसमें? रासायनिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है अधिकतम कुशलता पूर्वक? वो क्लोरेला होता है, क्लोरेला। इसको आप याद रखेंगे, क्लोरेला होता है जो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे क्लोरेला कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है, कौन करता है? जो अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है, वो कौन सा है? रबर का पौधा। जो रबर का पौधा होता है, वो अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिस पारिस्थितिक तंत्र में पौधे का जैविक पदार्थ अधिकतम है, वह क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन होता है। कौन से होता है? जिस पारिस्थितिक तंत्र में पौधे का जो जैविक पदार्थ है, पौधे का जो जैविक पदार्थ है वो अधिकतम होता है, तो वो किस क्षेत्र में? उष्णकटिबंधीय वर्षावन के अंतर्गत आता है वो, ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए अब बात करें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, इसको भी देखेंगे। ये क्या है देखेंगे आप, सूर्य के बारे में है, सौर ऊर्जा के बारे में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे, इसको देखते हैं एक बार। जैसे कि पृथ्वी पर सभी प्रकार की ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा है। इसको आप याद रखेंगे, सौर ऊर्जा है। पृथ्वी पर सभी प्रकार की ऊर्जा का जो मूल स्रोत है, पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, पृथ्वी पर सभी प्रकार की ऊर्जा का जो मूल स्रोत है वो क्या है? सौर ऊर्जा, मतलब सूर्य की जो ऊर्जा है। यही प्रकाश संश्लेषण के लिए आधारभूत ऊर्जा प्रदान करता है, परंतु इसकी जीवन के लिए महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी हैं। आगत विकिरण का लगभग आधा भाग ही पृथ्वी के धरातल तक पहुंच पाता है। इतना आधा भाग ही जो सूर्य से विकिरण आता है, उसका केवल आधा भाग ही पृथ्वी के धरातल तक पहुंच पाता है, जबकि इसका 30% भाग अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। 30% भाग, जो बचा 70% है, उसमें से 20% भाग वायुमंडल अवशोषित कर लेता है, 20%, और बचा आपका जो 30-50% है, वो धरातल पर पहुंचता है, आधा भाग 50%, जो कि सौर ऊर्जा को स्थल एवं जल अवशोषित कर लेते हैं। कौन कौन? जमीन और जल इसको अवशोषित कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी सूर्य से जो विकिरण आता है, उसका भाग, आधा भाग ही पृथ्वी तक पहुंचता है, जबकि 30% भाग अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है, और 20% भाग आपका वायुमंडल में, और जो बचा 50% है, वो आपका जल और जमीन अवशोषित कर लेते हैं, जल और जमीन, ठीक है। और फिर वहां ये पार्थिव विकिरण के रूप में वायुमंडल में विकिरित कर दिया जाता है, ठीक है। ये भी फिर वायुमंडल में ही विकिरित कर दिया जाता है बाद में, पार्थिव विकिरण के रूप में, पार्थिव विकिरण के रूप में, ठीक है। अब थोड़ा सा स्मरण बिंदु है, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संवैधानिक प्रावधान क्या है पर्यावरण के लिए? तो जो आपका भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, वो क्या की गई हैं? पर्यावरण का संरक्षण भारत के संविधान का एक अंग है, जो कि अनुच्छेद 48A और 51AG में वर्णित है। अनुच्छेद 48A क्या कहता है? कि सरकार पर्यावरण का संरक्षण करेगी तथा उसमें सुधार करेगी, और साथ ही वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करेगी। क्या करेगी? 48A के अनुसार कि सरकार पर्यावरण का संरक्षण करेगी, उसमें सुधार करेगी, और साथ ही साथ वन्य जीवों का सुरक्षा भी प्रदान करेगी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 51AG क्या कहता है? 51AG क्या कहता है? कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह उत्तरदायित्व है कि वह वनों, झीलों, नदियों तथा वन्य जीवों सहित राष्ट्रीय पर्यावरण का संरक्षण करे तथा उसमें सुधार लाए, और जीवित जीवों के बारे में संवेदनशील रहे। ये आपका अनुच्छेद 51AG कहता है, ठीक है। तो ये आपसे कभी भी पूछ लिया जा सकता है कि अनुच्छेद 48A के अनुसार क्या है? कि सरकार पर्यावरण का संरक्षण करेगी, सुरक्षा करेगी, उसमें सुधार करेगी, वन्य जीवों की सुरक्षा करेगी। 48 ये कहता है। अनुच्छेद 51 जी क्या कहता है? कि जो भारत का प्रत्येक नागरिक है, उसका ये उत्तरदायित्व है
कि वन झीलों वन्य जीवों सहित राष्ट्रीय पर्यावरण सुरक्षा का संरक्षण करे, उसमें सुधार लाए और जीवित जीवों के बारे में संवेदनशील है, उनको हानि ना पहुंचाए। ठीक है, ये है आपका 51 के अनुसार। ठीक है, जो कि नागरिक से संबंधित है, भारत के प्रत्येक नागरिक से। आगे बात करें, भारत में प्रथम बार 1878 तथा 1927 के दौरान वन संरक्षण के लिए वैधानिक प्रयास किए गए। 1927 के भारतीय वन अधिनियम के द्वारा सरकार ने वन संरक्षण कर्तव्य सुनिश्चित किए गए। आगे बात करें उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड सरकार ने क्या किया? उत्तराखंड सरकार द्वारा गंगा नदी को जीवित नदी का दर्जा दिया गया। मतलब ये कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था गंगा नदी को अवरुद्ध करने का प्रयास करेगा तथा उसे विधि सम्मत धाराओं के तहत दंडित किया जाएगा, जैसे कि एक जीवित मनुष्य को क्षति पहुंचाने पर किया जाता है। उसी तरह यदि कोई जो गंगा नदी है उसको जीवित नदी का दर्जा किसने दिया? उत्तराखंड सरकार ने। तो यदि उसको कोई हानि पहुंचाता है गंगा नदी को, उसे दूषित करने का प्रयास करता है कोई व्यक्ति या संस्था, तो उसको उन्हीं विधि तरीके से दंड दिया जाएगा जैसे एक मनुष्य को दिया जाता है। ठीक है, आगे बात करें जैसे कि न्यूजीलैंड की वांगनुई नदी को विश्व की पहली जीवित नदी का दर्जा हासिल है। आप ये भी याद रखेंगे, न्यूजीलैंड की वांगनुई नदी को विश्व की पहली जीवित नदी का दर्जा हासिल है, जबकि गंगा जो है नदी है विश्व की दूसरी जीवित नदी का दर्जा प्राप्त है। तो विश्व की दूसरी जीवित नदी गंगा और पहली की बात करें तो न्यूजीलैंड की वांगनुई नदी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक जितने भी हैं अच्छा लगा होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक आप हमारे इस वीडियो को देखें और एक बार समझ में आए दोबारा से देखें और अपने नोट्स बना लें दोस्तों। और ऐसे ही हम रैपिड फायर सीरीज के माध्यम से पूरा पर्यावरण के जो महत्वपूर्ण निचोड़ है वो वन लाइनर के माध्यम से, और जहां हमें लगेगा कि कुछ थ्योरेटिकल लाना चाहिए वहां हम आपको थ्योरेटिकल के रूप में वो तथ्य देंगे, जिससे आपकी सभी चीजें क्लियर हो जाएं। और आपको 10 से 15 वीडियोस आएंगे जिसमें आपका पूरा पर्यावरण खत्म हो जाएगा, जिससे आपको लगेगा हाँ हमारी तक तैयारी बिल्कुल पक्की है। एक भी प्रश्न दोस्तों अलग नहीं जाने देंगे। एक एक प्रश्न आप नोट्स बना लीजिए अच्छी तरीके से, एक नोट्स बनाइए अच्छा सा, और पर्यावरण के सभी प्रश्न यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। फिर कभी अलग से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।